तो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड पार्ट को क्या हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमने इससे पिछले वीडियो में क्या है, अपनी एक्सरसाइज 5.3 के क्या है 8th क्वेश्चन तक, क्या है इस एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन तक हमने सभी का सॉल्यूशन कर लिया था। तो देखो, वो वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई थी। तो हमने क्या है, बाकी सारे क्वेश्चन के लिए क्या एक सेकंड पार्ट बना दिया है। तो ये क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का क्या सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कोई एपी है, ठीक है, क्या है, कोई एपी है, वो किस रूप की है, ए वन कॉमा A2 कॉमा A3, ठीक है, इस तरीके से चले जा रहे हैं पद, ठीक है। तो उसके क्या है, एन पदों तक, एन पदों तक का क्या है, आपको योग ज्ञात करना है। तो जिसका क्या है एपी के प्रथम 7 पदों का योग। तो प्रथम 7 पद माना ये 7वां पद है, A7 ऐसे करके पद चल रहे हैं। तो इसको क्या, S7 बराबर हमें कितना दिया है, S7 बराबर दिया हमें कितना, 49, ठीक है। फिर ऐसे करते करते पद चल रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा पद भी आया 17 नंबर का पद आएगा। तो S17 बराबर दिया हमें कितना, 289। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, एक एपी चल रही है इस तरीके से जिसका 7 पदों का योग यानी 7 नंबर तक जितने भी पद है उन सभी का जो सम है, यानी कि क्या आपका एस एन वो S7 बराबर दिया 49 और 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग दिया 289। तो हमें क्या एन पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखो, हमें इनने क्या बोला हमसे, तो इनके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, योग ज्ञात करना है हमें। योग मीन्स होता है, आपको बताइए, योग मीन्स होता है क्या, एस एन। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो देखो, किसी भी एपी का हमें या अगर क्या कहते हैं पदों का योग चाहिए, तो हमें क्या क्या होना चाहिए, पहली बात तो पदों की संख्या होनी चाहिए। तो वो तो हमें दी है कितनी, n पदों तक, ये तो हो गई। तो हमें क्या ए होना चाहिए और उसके बाद डी होना चाहिए, तभी हम क्या है किसी एपी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात आपको इससे पता चल गई। हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या है, उससे पहले एन और ए को निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या ये देखना है कि हमारा ए और डी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो, हमसे क्या बोला है, इनने प्रथम 7 पदों का योग। तो देखो, S7 आंसर बराबर लिखो आप, S7 बराबर आपको कितना दिया है, S7 बराबर दिया 49। देखो, इन्हें 7 पदों का योग दिया है कितना, 49। तो इन्हें क्या कहते हैं 7 पदों का योग जो है एसएन वाले फॉर्मूले से लगाया होगा, योगफल वाले, है ना, योगफल। योगफल एस एन बराबर क्या होता है आपका, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसने 7 पदों का योग निकाला होगा तो इसी फॉर्मूले से निकाला होगा। तो S7 हमें कितना दिया, 49 बराबर हो जाएगा S7। तो S7 और पद कितने हमारे, 7/2। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7, यानी 7 पदों की बात चल रही है, ठीक है। और प्लस 2a प्लस n यानी कि 7-1 इंटू कितना हो जाएगा आपका डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 49 इंटू 2 और अपॉन में 7। ये देखो, गुणा का वो ये भाग का दो मैंने इसके गुणा में भेज दिया, गुणा का 7 इसके भाग में भेज दिया, ठीक है। और अंदर भाई यहाँ बचा 2a प्लस 6d। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 7-7 49 और 7 दूनी 14। तो 14 बराबर हो गया आपका कितना, 2a प्लस 6d। ये बन गई हमारी क्या, समीकरण नंबर 1। इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दी है, स्थिति 2 देखो आप। स्थिति 2 क्या बताइए आपको, स्थिति 2 कि इसी एपी का के प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि S17 बराबर आपको कितना दिया है, 289 दिया है आपको, ये S17। यानी कि जब इसने 17 पदों का योगफल निकाला होगा तो इसी सूत्र का यूज किया होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, S17 बराबर, चलो मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में 49 वो 289 लिख दूंगा। S17 जब इनने 17 पदों का योग लगा निकाला होगा तो इसी वाले सूत्र का यूज किया होगा योग लगाने के लिए, है ना, निकालने के लिए। तो वो क्या होता है, 2a। तो देखो, हाँ एक बात और बता दूं, तो इसने 17 पदों का योग निकाला तो एन बराबर कितना आपका 17, यानी 17 पदों की बात चल रही है, ठीक है। एन हो गया आपका 17। तो ये कितना आ जाएगा, 17/2 2a प्लस 17-1
इंटू डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो इसने 17 पदों का योग निकाला, 289 एन बराबर 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 पदों का योग निकाला होगा, तो इसी सूत्र का यूज किया होगा, है ना, ये वाला योगफल का सूत्र जो है। तो हम क्या है, इसी सूत्र को निकाला होगा, तो इनने S17 बराबर ऐसे करके निकाला होगा, है ना। तो S17 हमें उनने निकाला कितना, 289 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 17/2, ठीक है। और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 17 में से गया 16 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब आप इसके आगे की प्रोसेस को यहाँ समझिए, ये पार्ट यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो ये भाग का 2 इसके गुणा में, ये गुणा का 17 इसके भाग में, तो 289 इंटू 2/17 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16 इंटू डी, ठीक है। तो 17 से 17 कट जाएगा, 17 दूनी हो जाएगा आपको कितना, 34 बराबर हो जाएगा आपका 2a प्लस 16d, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, हमें a और d के मान मिल जाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हम समीकरण 1 में 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो क्या है समीकरण 2, 2a प्लस 16d बराबर आपकी 34, ठीक है। और ये क्या है आपका 2a प्लस 6d बराबर आपकी कितनी है, 14, ठीक है। तो हम इसे समीकरण को घटाएंगे, ये घटाया घटाया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16d में से 6d गया बचा 10d, और आपका 34 में से 14 गया बचा आपका 20, तो d बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी हमारा d का मान भी मिल गया हमें। अब हम d का मान क्या समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है, इससे हमें क्या है, ए का मान मिल जाएगा, तो 2a प्लस डी की जगह 6 इंटू 2 बराबर आपका कितना आ गया, 14। 2a बराबर आ गया आपका कितना, 14 माइनस 12, ये 6 दूनी 12, ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 2, और ये बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 1। 12 में 14 में से 2 गया तो 2, 12 गया तो 2 बचा, और ये गुणा का इसके भाग में आ जाएगा। तो देखो हमें डी और ए तो मिल गया है। अब हमसे क्या बोला था, इसने एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो किसी भी कितने भी पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, डी होना चाहिए और ए होना चाहिए। तो हमने क्या इसलिए डी और ए पहले निकाल लिया, और एन पद होना चाहिए, तो एन इनने क्या बोला, एन पदों तक ही बोला है। तो अब हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, इसके आगे का पोर्शन यहाँ पे है, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होगा आपका, एस एन इज इक्वल टू होगा आपका एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ये आप जानते हैं, है ना। तो हमें क्या है, एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर हो जाएगा, मतलब बोला कितना, एन पदों तक है, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू ए की जगह आपको क्या आया है, 1 आ गया, 1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डिफरेंट आपका कितना है, 2 है, कितना है, 2। देखो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो आप इसको माइंड मत कीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे करके लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। तो एस एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, एन अपॉन में 2, ठीक है, और अंदर बचा 2 का 2 होगा, 2 ही कम 2, और आपका 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, एस एन बराबर हो गया आपका एन अपॉन में 2 गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एस एन बराबर हो गया आपका n गुणा n, यानी कि एस एन इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, एन स्क्वायर, ठीक है। तो सभी एस एन यानी कि प्रथम एन पदों का योग कितना है, एन स्क्वायर है। इस एपी के एन पदों का योग क्या है आपका, एन स्क्वायर है। तो देखो ये क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए, ये मैक्सिमम बोर्डों में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसने क्या बोला, कोई एपी होगी A1 A2 A3 इस तरीके से चल रही होगी एन पदों तक, जिसके क्या है, प्रथम 7 पदों का योग 49 था, प्रथम 17 पदों का योग 289 था। तो इसने क्या पूछा आपसे, एन पदों का योग, तो हमें किस एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम क्या एस एन वाला सूत्र लगाएंगे योगफल ज्ञात करने के लिए। तो देखो किसी भी एपी के एन, किसी भी कितने भी पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पदों की संख्या एन होनी चाहिए, प्रथम पद और सारबंतर होना चाहिए। तो इसने क्या बोला हमसे, एन पदों तक के लिए, तो एन तो बराबर एन ही हो गया, ठीक है, एन की बात चल रही है एन पदों तक।
अब बात आती है ए और डी भी होना चाहिए, तो ए और डी हमने किससे निकाला, आपका S7 बराबर 49 और S17 बराबर 289 को हमने जब कंपेयर किया, समीकरण बनाई, तो ए और डी के मान मिले, फिर उसको हमने क्या है इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमें एस एन बराबर कितना मिला, एन स्क्वायर मिला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने क्वेश्चन 10th की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे कह रहा है कोई भी एपी बनती है तो वो क्या कैसे बनती है, जब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से पद आगे तक चलते रहते हैं तो वो क्या एपी बनती है, यानी कि पदों के बीच का सारवंतर समान होता है। तो वो कह रहा है कि यदि नीचे आपको an बराबर 3+4n दिया है तो क्या ये एपी के फॉर्म का है या नहीं है, या इससे एपी बनेगी या नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन में कुल मिला के ये कहा गया है आपसे कि कोई भी एपी होती है, तो देखो एपी क्या होती है आपको पता है, एपी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिनके बीच का सारवंतर समान होता है वो एपी होती है। ठीक है, माना ये एपी है, मैंने आपको बताया ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एपी का। क्यों है, क्योंकि इनके बीच का सारवंतर समान है। जब पद समान अंतर पे लिखे होते हैं उन्हें हम एपी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमसे ये क्या कह रहा है कि अगर an बराबर आपको ये दिया हो तो ये एपी को फॉलो करेगा, ये वाला पद जो है एपी को फॉलो करेगा। तो देखो ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब होता है क्या, पद, और एन का मतलब होता है टर्म्स, कौन से नंबर वाला पद है ना, टर्म। ये एन का मतलब क्या होता है आपका, टर्म। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एन का मतलब आप जानते हैं, एन मीन्स होता है क्या, प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन की जगह पर क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक क्या प्राकृत संख्या रखेंगे। ठीक है, तो देखो एन बराबर हमें ये दिया है, हम क्या लिखेंगे, एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 पर। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसने हमसे ये पूछा है कि ये जो स्थिति दी है मैंने, an बराबर 3+4n, ये सॉल्व करने के बाद इसमें यानी n के मान रखने के बाद ये एपी के जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, यानी n का मान आप 1 रखोगे तो जो पद मिलेगा आपको। तो देखो हम क्या लिखेंगे, n बराबर 1 पर, जब हम n बराबर 1 पर चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, a1 क्या होता है आपको पता है, प्रथम पद मिलेगा। अब हमें क्या मिल गया, प्रथम पद, 3+4 × 1, तो बराबर आपका कितना हो गया, 3 और 4 ही कम 4, 3 और 4 मिलके कितना हो गया, 7। तो a1 हो गया आपका कितना, 7। अब हम क्या लिखेंगे, n बराबर कितना, 2 पर। तो n बराबर 2 यानी ए तो यही रहेगा, इस n की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो a2 मतलब क्या हो गया हमारा दूसरा पद। तो 3+4 × n की जगह 2 आ गया, बराबर आपका कितना आ गया, 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया आपका, 11। तो अब हम क्या लिखेंगे, n बराबर 3 पर। इस तरीके से हम क्या चलते रहेंगे, हम 3 4 पद निकाल लेते हैं। तो a3 बराबर हो गया आपका 3+4 × 3 बराबर 4×3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया आपका, 15। तो अब हम क्या करेंगे, इस हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार बनी एपी, या हम लिख देते हैं इस स्थिति से बनी एपी, इस स्थिति से बनी एपी क्या है आपकी, एपी बराबर क्या होगी, पहला पद a1 आपको कितना मिला, 7 मिला, दूसरा पद मिला 11, तीसरा पद मिला आपको 15। इस तरीके से हम मान रखते जाएंगे और हमें क्या है, आपकी एपी के अगले पद मिलते जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि जब हम n बराबर 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो हमें क्या वही पद मिलता रहेगा। an मीन्स होता है पद और n मीन्स कौन से नंबर का है ना। तो आप ये बात समझ गए, तो अब हमने एपी तो निकाल ली, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एपी की फॉर्म की है या नहीं, है ना। इनने हमसे पूछा दर्शाइए कि ये क्या एपी बनती है या नहीं, यानी ये जो सिचुएशन दी आपको an बराबर 3+4n एपी की फॉर्म का है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सारवंतर डी निकालेंगे। अगर तीनों का सारवंतर सही आया, सारवंतर D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होगा आपका, a2 माइनस a1 होगा, आप जानते हैं। तो a2 माइनस a1, 11 - 7 कितना हो जाएगा आपका, 11 - 7 कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारवंतर D2 निकाल लेंगे। D2 यानी a3 - a2। ठीक है, a3 - a2, a3 क्या है आपका, a3 है 15 माइनस कितना, 11, a2 है आपका 11, तो 15 में से 11 चला जाएगा, बच्चा 4। अब हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2, D1 बराबर क्या है, D2 है, अतः स्थिति के अनुसार बनी श्रेणी एपी है, स्थिति के अनुसार
बनी श्रेणी एपी है, एपी में है, एपी में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो, हमने जब n बराबर 1 2 3 इस तरीके की संख्या रखी तो हमें क्या a1 a2 a3 यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे करके पद मिलते गए। तो जब हमने उन पदों का सारवत्ता निकाला तो वो समान आया। तो यानी इससे क्या प्रूफ होता है कि जो इस स्थिति से हमारी एपी बनी है क्या है, इनका सारवत्ता समान है, तो ये जो श्रेणी बनी है एपी में है। अब इनने हमसे क्या कहा कि जो आपको एपी, अगर वो एपी बनती है तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता ही है योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, ए और डी चाहिए होता है। ए और डी हमारे पास सब कुछ है। हम क्या लिखेंगे, योगफल, ये एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल, एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल, एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल। तो योगफल निकालने का सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो हमें कितना 15 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो आपको पता ही है n बराबर हमारा कितना है 15, 15 पदों तक का ये निकालना है योगफल। a बराबर आपका कितना है, a बराबर हो गया आपका कितना 7, कॉमा डी बराबर आपका कितना है आपका 4। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, एस 15 निकालना है, यानी 15 पदों का योगफल। इस बारी एपी के हम क्या 15 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 15 पदों का योगफल क्या आएगा आपका 15/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 7 प्लस 15 माइनस 1। ठीक है, डिफरेंट आ गया सार तो 4। ठीक है, तो एस 15 बराबर आ गया 15/2। ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14 इंटू 4। इतनी बात आप समझ गए। तो एस 15 बराबर आ गया 15/2। ठीक है, आपका 14 दूनी 28, 28 और आपका 28 दूनी कितना हो गया 56। ठीक है, ये हो गया। तो एस 15 बराबर आपका कितना आ गया 15/2, 56, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 में 4 जोड़ 60 और 70 गुणा 70। तो इसकी हमने काट दिया 35। तो 35 गुणा 15, 35 गुणा 15 कर ले रहे हैं अब हम। ठीक है, 5 25 25 का 5 हंसी लगा 2, 5 का 5 और 2 7 15 है, और 3 पंजे 15 का 5 हंसी लगा 1, 3 का 3 और 1 4, 3 पंजे है ना 4 हो गया आपका 5, 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 525। तो हमारे एस 15 यानी 15 पदों का योगफल कितना आया है 525 आया है। अब हम क्या लिख देंगे, एपी के प्रथम 15 पदों का योग, एपी के प्रथम 15 पदों का योग 525 है, 525 है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन भी इजी था, बस आपको क्या है, आपको जो ये n बराबर 3+4n दिया है, यहाँ पे n मीन्स होता है नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर लिखते रहोगे, आपको वही वही पद मिलते रहेंगे। एक रखोगे तो a1 मिल जाएगा, a1 यानी पहला पद। 2 रखोगे तो a2 मिल जाएगा यानी दूसरा पद। 3 रखोगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। ऐसे जितने जो आप नेचुरल नंबर रखोगे आपको वही वही क्या है आपका पद मिलते जाएंगे। तो हमने इस तरीके से एपी बनाई। इस एपी के हमें क्या प्रथम 15 पदों का योग निकालना था, तो वो कितना आया है हमारा 525 आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम चलते अपने क्या क्वेश्चन 10th की ओर। हमारा क्वेश्चन 10th क्या है, उसका सेकंड पार्ट क्या है, एन बराबर 5 माइनस एन को क्या है हमें ये बताना है कि एपी के फॉर्म का है या नहीं। तो देखो आपको पता ही है, अब हम क्या करेंगे, एन बराबर 1,2,3 डॉट 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 रखने पर लिखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो n बराबर 1 पे चेक करेंगे, n बराबर 1 पे तो a1 क्या होता है आपका प्रथम पद। तो n 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 चला जाएगा, बचा आपका कितना 4। अब हम क्या लिखेंगे n बराबर 2 पर, a2 बराबर आपका कितना हो गया, a2 बराबर हो गया आपका कितना, a2 बराबर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, तो देखो 9 का 9, 9 माइनस 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा तो आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 पर लिखेंगे। तो a3 बराबर आ जाएगा आपका कितना 9 माइनस 5 इंटू 3। तो 9 में से 15 चलाएगा तो बचा आपको कितना माइनस का 6। ठीक है, तो 9 में से क्या है आपका, देखिए सही रखा है मैंने, 9 5 या 15, 15 में से 9 जाएगा माइनस का 6। ठीक है,
अब हम ऐसे कर, चलो अब हम क्या लिखेंगे, क्या स्थिति के अनुसार बनी एपी, स्थिति के अनुसार बनी एपी। ठीक है, स्थिति के अनुसार बनी एपी क्या है, एपी बराबर आपकी क्या बन रही है, A1 यानी पहला पद क्या है आपका 4, और दूसरा पद आया माइनस का 1, तीसरा पद आया माइनस का 6। इस तरीके से क्या है हम मान रखते जाएंगे, हमें एपी मिलती जाएगी। देखो हमसे क्या पूछा है इसने, आपको पता ही है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट ए यानी एक एपी बनती है, यानी कि एन बराबर आपको ये दिया है, आप एन बराबर 1 2 3 रखोगे तो उसके बाद आपको पहला दूसरा तीसरा पद मिलेगा। तो वो क्या पद जो बन रहे हैं, यानी आपकी जो एपी बन रही है, जो श्रेणी बन रही है, वो एपी की फॉर्म की है या नहीं, हम क्या लिखेंगे, स्थिति के अनुसार बनी श्रेणी लिखेंगे, एपी नहीं। अभी हमें पता नहीं चला ना कि एपी है या नहीं, हम क्या लिखेंगे, श्रेणी, स्थिति के अनुसार बनी श्रेणी। तो श्रेणी क्या बन रही है आपकी, ये। ठीक है, अगर ये एपी होगी तो हम क्या करेंगे, इनका सारबंतर समान आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सारबंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बराबर, A2 क्या -1 और माइनस का 4 बराबर आ गया आपका कितना, माइनस का 5। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे, सारबंतर D2 कितना हो गया, A3 माइनस A2। तो A3 आपका कितना है, A3 है आपका कितना आया, माइनस का 6, और माइनस A2 कितना है आपका, माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर हो गया आपका कितना, माइनस का 5। अब हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2, D1 बराबर हमने क्या पाया, D2 है, अतः स्थिति के अनुसार बनी श्रेणी एपी में है, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार बनी श्रेणी एपी में है, स्थिति के अनुसार बनी जो श्रेणी बन रही है आपकी वो क्या है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि इनका सारबंतर क्या समान आया है। तो अब देखो ये क्या है, एपी बन गई, ये जो श्रेणी थी ये क्या एपी बन गई। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो अब हमें इनने बोला था कि अगर वो एपी बनती है तो हमें क्या, इसके प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A1 क्या होगा, ए क्या होगा आपका, A1 यानी ए बात एक ही है, ये कितना है आपका 4 आया, और हमारा सारबंतर डी बराबर आपने निकाला कितना आया, माइनस का 5 आया। और निकालना कितने पदों तक है हमें, 15 पदों तक। तो एन बराबर कितना आ गया आपका 15। हम लिखेंगे एपी के प्रथम 15 पदों का योग, एपी के प्रथम 15 पदों का योग। एस एन बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो इसने 15 पदों का योग बोला है तो हम एस 15 कर देंगे। तो ठीक है, एन बराबर आपका कितना है, 15/2, 2 इंटू ए की जगह आपको कितना आया 4, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका माइनस का 5। एस 15 बराबर आपका आ गया 15/2, 2 चौको 8 और प्लस 14 इंटू माइनस का 5। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। 15 बराबर आपका कितना हो गया, 15/2, ठीक है, ब्रैकेट में 8 और 14 पंजे कितना हो गया आपका 70, तो माइनस का 70। तो मैं इसके आगे करता हूँ, 15/2, 70 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 62 बचेगा। अब हम इसे 2 से काट देंगे, माइनस का कितना आएगा 3 2 3 6 और 2 एकम 2, है ना। अब हम क्या है 15 की गुणा करते हैं 31 में, तो 5 का 5, 5 या 15, ठीक है, और 1 और 3, तो 5 4 और 4, है ना, नहीं 6, 4 6 5। तो हमारा S15 बराबर आपका कितना आया, 15 गुणा माइनस का 31 बराबर आया इजिकल टू माइनस का 465। हम क्या लिखेंगे, AP के प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग माइनस 465 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि आपने क्वेश्चन 12 की ओर। तो देखो मैंने क्वेश्चन 10th के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन 12 को ले लिया है,
क्योंकि मैंने 10th क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, तो वो क्या है, मैं आपको क्वेश्चन क्या है इन क्वेश्चनों के बाद में कराऊंगा। तो ये देखो आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसी से रिलेट करता है क्वेश्चन, तो मैंने क्या है क्वेश्चन 11 से पहले क्वेश्चन 12 को ले लिया है, तो हम अभी क्वेश्चन 11 को आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 12 की, और हमारा क्वेश्चन 12 हमसे क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी ऐसे 40 प्लस की संख्याओं को क्या जोड़ना है आपको जिसमें 6 का भाग जाता है। तो आपको पता ही है, यानी वो संख्या कौन सी है, हम क्या लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी आपको ऐसी पहली 40 संख्या लेनी है जिनका क्या है, जो 6 से जिनमें क्या भाग चला जाता है। तो वो क्या है, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से कितनी चलती रहती हैं, तो हमें पता नहीं है प्रथम 40 कहाँ तक है, ठीक है। तो हमें क्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है कितना कितना 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है योग ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है सूत्र, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम क्या है किसी भी श्रेणी का क्या योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या एपी के फॉर्म में बन गई, ठीक है। तो हमें क्या है 40 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर तो हो गया हमारे पास 40, ए हमें मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, तो हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है ये क्वेश्चन। तो देखो आपको क्या कॉन्सेप्ट से समझना है, ठीक है, कि भाई हमसे पूछा क्या था, देखो पूछा क्या था मुझसे, धन पूर्णांकों का योग। तो योग का फॉर्मूला देखा मैंने, लिख के देखा कि मेरे पास योग के फॉर्मूले में जो जो चीजें हमें फिल करनी है वो हमारे पास है या नहीं। तो हम क्या वो लिख लेते हैं, क्या चाहिए पहले हमें, प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है 6, सारवंतर डी बराबर है आपको कितना 12 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है आपका 6, ठीक है। अब हम लिखेंगे कितने पदों तक चाहिए हमें, पदों की संख्या n, 40 पदों तक चाहिए, ठीक है। तो पदों की संख्या n बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 40। इतनी बात आप जान गए हैं। अब हमें क्या योगफल ज्ञात करना है, तो हम योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। योगफल यानी कि क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, एस एन एस कितना 40 पदों तक निकालना है, तो 40/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह आपका कितना आ गया 6 आ गया, प्लस 40-1 इंटू डिफरेंट कितने का आपके आ गया आपका 6 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये कितना हो गया आपका 20 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 और प्लस 40-1 39 गुणा 6। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 39 की 6 में गुणा कर लेते हैं, तो 9×5 = 9, 54 का 4, हासिल लगा 5, ठीक है। और आपका 5 6 × 18, 18 और 5 हो गया आपका 23, तो कितना आ गया आपका 234। तो बराबर आ गया 20 प्लस ब्रैकेट में 12 प्लस 234, देखो तो 20 ब्रैकेट में आ गया आपका कितना 12 प्लस 234 कितना हो गया, 2 जोड़ा आपका 236, और यानी कि कितना हो गया 236 यानी 246। अब हम इसकी गुणा कर देंगे 246 की, तो आपका 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 और लगे 0। तो हमारा एस 40 बराबर आया क्या, ये 4920, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ये है, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है, विभाज्य यानी जिनमें भाग जाता है, उनका योग कितना आपका 4920 है। तो देखो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में कोई नहीं पूछा था, हमसे ही पूछा था कि वो प्लस वाली संख्या बताओ 40 जोड़ के जिसमें 6 का भाग जाता है। तो देखो 6 धन यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी कि जिन संख्याओं में 6 का भाग जाता है, तो 6 में 6 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, 6 का खुद में जाता है और 12 में जाता है, 18 में जाता है, इस तरीके से चलती रहती है। उन्हें क्या है प्रथम 40 को जोड़ के हमें बताना था, तो उनका योग कितना आया 4920। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, एंड अब हम चलते हैं कि आपने क्वेश्चन 13 की ओर। तो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमें प्रथम 15 संख्याओं को जोड़ना है जिसमें क्या है 8 का भाग जाता है। तो आपको देखो पता ही है, हम लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। प्रथम 15 गुणज का मतलब है जिसमें पूरी तरीके से भाग जाता है, यानी 8 का भाग जाता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 8 खुद है जिसमें 8 का भाग जाता है, कॉमा 16, कॉमा 24, कॉमा 8 में 8 चौक 32, इस तरीके की संख्या है जो क्या है चलती रहेंगी। हमें क्या है प्रथम 15 संख्याओं को क्या है जोड़ना है। तो देखो हमारे पास आपको पता ही है, यानी उनका आपको क्या है एस 15 ज्ञात करना है। प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद क्या है आपका, ए बराबर है आपका 8 सार बंतर, डी बराबर है आपका कितना 16 माइनस 8, आपको पता है 8 ही है। ठीक है, तो हमारा क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या पदों की संख्या n बराबर कितनी है आपकी 15। तो हमें क्या है एस 15 ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। हम क्या लिखेंगे, योगफल का सूत्र लगाएंगे, आपको पता है योगफल यानी एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये वाले फॉर्मूले तो चलेंगे अब हम। ठीक है, आप जानते हैं तो हम चलते हैं। एस 15 बराबर 15/2, 2 इंटू ए कितना है आपका 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 15/2 आ गया ऐसे, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 8। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 15/2, 16 प्लस 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 का 8 8 3 11। ठीक है, ये हो गया, तो बराबर हो गया आपका 15/2। ठीक है, और गुणा में कितना आ गया 16 जब जोड़ेगा तो आपका 118 हो गया, 128 128। तो ये कितना बार चला जाएगा 64 बार। तो आप इसके आगे का यहाँ देखिए, एस 15 बराबर 15 गुणा 64। अब हम क्या है 64 में गुणा कर लेते हैं 15 की, 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2, 6 बजे 30, 30 और 2 32। ठीक है, गुणा 4 6 0 6 9। तो एस 15 बराबर आया आपका कितना 960। ये भी 15 पदों का योग आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या लिखेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, सेम। तो हम क्या लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या आपकी कौन कौन सी है, आप जानते हैं 0 और 50 के बीच। तो पहली विषम संख्या आपकी 1, दूसरी है 3, तीसरी है आपकी 5, इस तरीके से चलती जा रही है। और कौन सी है लास्ट वाली 49 के बीच, ये हो गई। अब हमें क्या इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता बहुत बेसिक है, प्रथम पद ए बराबर है 1, सार बंतर, डी बराबर हो गया आपका 3 माइनस 1 इजिकल्स टू कितना 2। ठीक है, अंतिम पद, यहाँ पर तो हमें अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद ए एन बराबर है आपको 49। और एन हमें क्या है पता नहीं है, तो अब हम क्या है आपका ज्ञात कर लेंगे कि 0 और 50 के बीच कितनी आपकी विषम संख्याएं हैं। तो देखो हमें क्या है इसमें क्या है ये नहीं पता है एन कितना है। तो हम देखो पहले क्या है एन निकाल लेंगे, पहले पता कर लेंगे कि 0 यानी ये विषम संख्याएं हैं कितनी, है ना। तो हम क्या करते हैं सूत्र लगा देंगे वही वाला एन वाला, जिससे हमें एन पता चल जाएगा कि विषम संख्या है कितनी।
सूत्र क्या है आपका, ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। अब देखो हम ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं, जिससे हमें एन पता चल जाए, ये पता चल जाए कि विषम संख्या है कितनी, ठीक है। तो एन आपको बताइए कितना दिया है, अंतिम पद 49, ए दिया है एक प्लस एन प्लस कितना दिया एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया दो, तो कितना हो गया 49 माइनस वन बराबर एन माइनस वन इंटू टू। तो आपका एन माइनस वन बराबर हो गया, देखो ये 49 में से गया 48, ये गुणा का तो इसके भाग में आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका, आपका दो दूनी चार दो चौको आठ, तो एन माइनस वन बराबर हो गया 24, एन बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 25। तो यानी कि 25 संख्या है जीरो और क्या 50 के बीच में, जो क्या विषम है। अब हम क्या है इनका योगफल ज्ञात कर देंगे। अब हम लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग है ना। तो योग बराबर आप जानते हैं एन बराबर होता है आपका एन अपॉन में टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, है ना, ये होता है सूत्र। तो हमें क्या है एस क्या ज्ञात करना है, हमें एस 25 ज्ञात करना है, तो आपको पता है। तो देखो हमारे पास अंतिम पद है, तो हम इससे छोटे वाले फॉर्मूले से ना कर लें, है ना, क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना है, जो हमारे पास ए प्लस एन वाला है उससे हमारा सवाल और छोटा हो जाएगा, है ना। अब हम उससे कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद भी है, ए प्लस एन वाले से कर ले रहे हैं, छोटा है और सवाल। तो एस 25 पदों का योग ज्ञात करना ना, वो 25 पद है, तो कितना हो गया 25/2, ब्रैकेट में ए कितना है आपका एक, और प्लस ए एन कितना अंतिम पद 49, ठीक है। एस 25 इजिकल हो गया 25/2 गुणा 50, आपका कितना हो गया 25, 25 गुणा 25 हो गया 625, एस 25 हो गया आपका कितना 625। तो हम क्या लिखेंगे 0 और 50 के, हमने लिखा था ना 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग एस 25 625 है। तो अब मैं लिख देता हूँ, चलो 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमने 11th नंबर के क्वेश्चन को किया बाद में इसलिए किया है, जिससे क्या है इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो आपको क्या अलग तरीके से समझ में आ पाए। तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी कि Sn, आपको पता है n पदों का योग क्या है, आपको पता है आपका Sn। तो हमें क्या लिख दिया है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी कि Sn बराबर आपको कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 11 12 वो सॉरी 10th नंबर का जो कराया था। यानी कि Sn बराबर कोई एपी है जिसका n पद है, Sn बराबर n माइनस 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको पता है S क्या होता है पदों का योग, और n मतलब होता है कौन से नंबर का। अब हम क्या करेंगे n बराबर वहाँ ये यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, या आप लिख लीजिए, ये चलो रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। n बराबर 1,2,3 डॉट 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 पर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी कि प्रथम पद का योग क्या है। तो हम क्या लिखेंगे n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा S1 बराबर क्या होगा आपका 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 एकम 4, 4 में से एक चला जाएगा, बचा आपका 3। तो S1 आ गया आपका कितना 3। अब आपसे क्या पूछा इसने इस क्वेश्चन में, क्या प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 बराबर, तो अब हम क्या लिखेंगे n बराबर, चलो मैं यहाँ पे लिख दूं n बराबर, अब हम लिखेंगे कितना 2 पर, n बराबर 2 पर, यानी प्रथम दो पदों का योग क्या होगा S2। तो 4 × 2
ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसने आपसे क्या कहा है, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी कि उसका आपका एन पदों का योग एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो इसका प्रथम पद यानी S1 और आपका प्रथम दो पदों का योग यानी S2, प्रथम दो पदों का योग, पहला पद और दूसरे पद का योग यानी S2, तो वो हमसे पूछा था, वो हमने ज्ञात कर दिया। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो देखो s होता है योग और n होता है कौन से पद का, तो आपको पता ही है s n में क्या होता है, s मीन्स होता है योग और n क्या होता है पद, कौन से पद का योग, तो हमने n बराबर 1 रखा तो यानी पहले पद का योग और n बराबर हमने 2 रखा यानी दूसरे पद का योग, S2 यानी दो पदों का योग। इतनी बात आप जानते हैं। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आपसे इसने क्या कहा है, इसी प्रकार प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें व nवें पद ज्ञात कीजिए। अभी तक आपसे क्या कह रहा था, योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे n पदों का योग यानी पहले पदों का योग और दूसरे पदों का योग पूछ रहा था। अब इसने आपसे पूछा इसी प्रकार तीसरे 10वें व nवें पद ज्ञात कीजिए। पद और योग में अंतर समझिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंटों से क्या गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमसे बाद में पूछा है पद और पहले पूछा है आपका पहले पद का योग और दूसरे पद का योग, तो हमने पहले पद का योग और दूसरे पद का योग निकाल लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, तीसरा पद, तो देखो अब हमारे पास कोई भी पद यानी हमें तीसरा पद A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या होना चाहिए A+2D, तो ना हमारे पास A है ना D है। A और D निकालने का क्या है, कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं, यानी कि n पदों का योग दे रखा है। इसमें हमें यही नहीं पता कि जो n पदों वाली AP है, n पदों का योग वाली AP, इसमें A क्या रहा D क्या रहा, तो A और D हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास A और D ना हो और आपको कोई पद ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा, इसी प्रकार तीसरा पद हम लिखेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कितना A3, तो A3 आपको कब मिलेगा, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद, तो तीसरा पद आपको कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, तीसरे पदों के योग में से दूसरे पदों के योग को घटा देंगे, यानी S3 में से S2 घटाएंगे तो आपको क्या है, तीसरा पद मिल जाएगा। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि सर ये आप नई चीज कहाँ से ले आए, ये कहाँ से लाए, तो देखो अगर हमारे पास A3 आपको पता है A3 बराबर होता है A+2D, A और D है ही नहीं। अगर आपके पास किसी सवाल में आपको कोई पद निकालना हो और आपके पास A और D का मान ना हो, तो आपको क्या है, जो भी पद निकालना उसी पदों के योग में से उससे कम एक पदों के योग को घटा देना है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालना है हमें क्या, S2 माइनस S3 करेंगे, तो अब हम S3 भी निकाल ले रहे हैं पहले, चलो अब हम क्या करते हैं, S3 भी निकाल ले रहे हैं। n बराबर 3 पर, तो S3 बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 9, तो कितना आ जाएगा आपका 3। इतनी बात आप समझ गए, 4 3 आपका ये हो गया। अब आपको 10वां पद भी ज्ञात करना है, यानी S10 और S9 में निकाल ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, n बराबर कितना 9, n बराबर 9 पर चल रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा हम n बराबर 9 पर ही क्यों जा रहे हैं सीधे। S9 बराबर हो गया 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 9 कितना होता है 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 माइनस 81, तो 36 माइनस 81 यानी कि 81 में से 36 जाएगा, कितना आएगा आपका 11 में से 6 गया बचा 5, 7 में से 3 गया बचा 4, आपका आ गया 45, तो आपका बराबर कितना आ गया माइनस का 45, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, n बराबर कितने पर 10 पर, तो हम क्या 10 पदों का योग यानी S10 निकाल ले रहे हैं, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 यानी 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, सीधे सीधे आ गया आपका कितना माइनस का 60। इतनी बात आप समझ गए हैं, तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आगे का लिख चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है तीसरा पद, तो देखो तीसरा पद हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 निकालने के लिए तीसरे पद के योग में से हमें दूसरे पद के योग को क्या घटाना पड़ेगा। तो देखो मैं पास पास इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, वरना आ नहीं पाएगा। तो S3 बराबर आया आपका कितना 3, हमने पहले ही निकाल लिया, और S2 आया आपका कितना 4, तो 3 माइनस 4 हो गया आपका कितना -1, तो यानी कि A3 बराबर आया आपका कितना -1, ठीक है। हमारा तीसरा पद हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 10वां पद, 10वां पद यानी कि A10,
यानी S9 वो सॉरी S10 माइनस S9, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। तो S10 हमने कितना निकाला, माइनस का 60 और ये माइनस और ऊपर से ऑलरेडी -45। तो A10 बराबर आ जाएगा -60 +45 बराबर आ गया आपका कितना, -15। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो A10 हमारा कितना आया, A10 आया हमारा सीधे सीधे -15। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। तो देखो हमने ये तो चीज याद कर दिया। अब आपसे पूछा nवे पद, तो देखो हमारे पास nवा पद यानी कि क्या क्या याद करना है हमें, nवा पद यानी कि an याद करना है। तो देखो अभी मैंने 10वां पद निकाला, तो मैंने क्या करा, 10 पदों के योग में से मैंने क्या करा, 9 उससे एक कम पद के योग को घटा दिया। तीसरा पद निकाला तो मैंने तीसरे पदों के योग में से दूसरे पद को घटा दिया उससे कम को। तो मुझे एनवा पद निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, Sn यानी एन वाला पद निकालना, तो मैं क्या करूंगा, एन पदों के योग में से माइनस कर दूंगा एक कम, और एन पदों के योग वाले में से एक और कम को क्या माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये चीज बता दी है। हमें अगर किसी एपी में ए और डी के मान नहीं पता है और हमें कोई भी पद निकालना है, तो हमें जो भी पद निकालना है, जैसे तीसरा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसी एपी के तीसरे पदों के योग में से हम उससे एक कम, यानी कि तीसरे पद से एक कम क्या, दूसरे पदों के योग को हम घटा देंगे। तो ऐसे हमने 10वां पद निकाला, तो हम क्या कर रहे हैं, 10वें पद में आपका 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग, यानी 10 से कम क्या एक है, 10 से कम क्या है एक, यानी 9। तो यानी कि हम 10 पदों के योग में से एक कम यानी 9वें पद को घटा दे रहे हैं, तो हमें क्या है, 10वां पद मिल जाएगा। तो ऐसे इसने हमसे पूछा nवां पद यानी an वाला पद, तो हम क्या करेंगे, Sn यानी n पदों के योग में से n पदों के योग -1 कर देंगे, ठीक है। तो an बराबर आपका कितना होगा, आप देखो an बराबर होगा आपका, Sn कितना दिया आपको, 4n -n स्क्वायर हो गया। Sn की वैल्यू ये हो गई माइनस, अब आगे Sn-1। तो अब आप देखो Sn की जगह क्या कर देंगे, हम एक और माइनस कर देंगे। तो ये देखो ये आया बड़ा ब्रैकेट, Sn की जगह हमने क्या करा, n-1। तो देखो जहां जहां पर n है यहाँ पे उसमें हम एक और माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। और आपका -n-1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। an बराबर हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 4n -n स्क्वायर, इस वाले ब्रैकेट को तो ऐसे रहने देगा। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस 4 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 4n माइनस का 4 माइनस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो n-1 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -2 a की जगह n इंटू बी की जगह 1, ठीक है, ये हो गया। तो an बराबर हो गया आपका कितना, 4n -n स्क्वायर, इतना चल रहा है, माइनस इस वाले ब्रैकेट में 4n -4, और ये माइनस, देखो इस माइनस के अंदर गुणा होगी माइनस का n स्क्वायर, इस माइनस के अंदर गुणा होगी 1 का स्क्वायर यानी -1, और इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस का 2n। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बराबर कितना हो गया, 4n -n स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा हो गई माइनस का 4n, और ये माइनस का 4 प्लस का, ये माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस का 1 प्लस का 1, ये माइनस का 2n। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो प्लस का n स्क्वायर से माइनस का n स्क्वायर कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल आउट, 4 और 1 5, तो हमारा an बराबर आ गया 5 -2n, है ना, 5 -2n। तो हमारा अंतिम पद क्या आया, 5 -2n। अब हम लिख देंगे एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद 5 -2n है, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है।
तो मैं देखो आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है मेनली। कहीं पर क्या है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। अगर वो क्या है ना कंस्ट्रक्शन का काम जैसे चल रहा है, उन्हें 30 तारीख को क्या है कंप्लीट करके देना है, तो वो क्या है अगर एक दिन भी लेट करते हैं तो उन्हें क्या है 200 रुपये जुर्माना पड़ेगा। फिर उन्होंने 2 दिन लेट कर दिया तो उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएगा जुर्माना। फिर उन्होंने 3 दिन और लेट कर दिया तो उसमें क्या है आपका 50 और बढ़ जाएगा जुर्माना। तो पहले दिन जुर्माना हो जाएगा 200 रुपये, माना दूसरे दिन लेट कर दिया तो हो जाएगा 250 रुपये, तीसरे दिन लेट कर दिया तो 300 रुपये। यानी कि प्रत्येक दिन लेट करने पर जुर्माना 50-50 रुपए की क्या जुर्माने में वृद्धि हो रही है। तो मेनली इस क्वेश्चन में ये है कि ये कंस्ट्रक्शन बनाने वाला कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो क्या अगर काम लेट करते हैं तो प्रत्येक दिन में क्या है 50-50 रुपए की जुर्माने की वृद्धि हो रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि तो अब हम क्या लिखेंगे आंसर बराबर क्या लिखेंगे प्रत्येक दिन का जुर्माना जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि, जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि। तो देखो जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि जैसे वो क्या है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उन्होंने पहले दिन लेट कर दिया तो उन्हें कितने का 200 रुपये का जुर्माना पड़ गया, ठीक है। कितने का पड़ गया 200 रुपये का जुर्माना। फिर उन्होंने एक दिन और लेट कर दिया तो उसी में क्या है 50 रुपये की और वृद्धि हो गई, तो दूसरे दिन जुर्माना हो गया 250 रुपये। ऐसी क्या है तीसरे दिन कितने का हो गया वो जुर्माना 300 रुपये। तो ये जुर्माना क्या है ऐसे ही मतलब बढ़ता रहेगा। अगर वो कार्य को क्या है कंस्ट्रक्शन वाला जो वर्क है वो क्या 30 दिन लेट कर दें, यानी 30 दिन तक है ना, 30 दिन तक है ना, और वो 30 दिन में पूरा 30 दिन तक लेट कर दे तो उन्हें टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि ये क्या बन रही है एपी बन रही है स्थिति के अनुसार। पहला पद 200 है, दूसरा पद 250 है, तीसरा पद 300 है, और ऐसे ही क्या है सार बनता कितने का 50 का है। तो हम क्या लिखेंगे प्रथम पद प्रथम पद आपका कितना बनना है, प्रथम पद ए बराबर 200 कॉमा सार बनतर डी बराबर 250 माइनस 200 इजिकल्स टू कितना हो गया 50। ठीक है इतनी बात आप समझ गए। अब आता है क्या 30 दिनों तक, तो एन यानी कि पदों की संख्या कितनी है आपकी 30। हमें क्या 30 दिनों तक उसको कितना जुर्माना देना पड़ा, इनने बोला ना एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन में विलंब कर देता है, यानी 30 दिन लेट कर देता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है एस 30 ज्ञात करना है, यानी कि इस जुर्माने को क्या है 30 दिनों तक क्या है जोड़ जोड़ के उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे योगफल एस एन बराबर लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे अब हम क्या करेंगे एस 30 निकाल रहे हैं ना हम, यानी 30 दिन का जुर्माने का योग, यानी 30 दिन तक उन्हें कितना जुर्माना दिया, तो 30/2 2 इंटू ए की जगह आ गया 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितने का 50 का। इतनी बात आपको समझ में हो गई है। आ गई होगी एस 30 बराबर 15 आ गया ये, ठीक है। 200 इंटू 2 400 हो गया, ठीक है, प्लस 29 इंटू कितना हो गया आपका 50, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो बराबर कितना आ गया 15 ब्रैकेट में 400 प्लस सही रखे ना मान एक ही जगह 200, सार बनता डी कितना आपका 50 है, सही है एन, हाँ सही है, ठीक है। तो 9×5 = 45 का 5 हासिल लगा 4, 5×2 10, 10 और 4 14 और 0 का 0 यानी 1450। तो 1450 यानी 1850। तो इसके आगे का आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो S 30 बराबर कितना आ जाएगा आपका, आपका 15 × 18 कितना 50, 1850। अब हम इसकी क्या गुणा कर देंगे कुल जुर्माना में पता चल जाएगा, इंटू 50 है ना, नहीं 15, 5 की 0 से 0, 5×5 = 25 का 5 से लगा 2, 8×5 = 40, 40 और 2 42 का 2 8 से लगा 4, 5 का 5, 5 4 9, 0 5 8 और आपका 1, ठीक है। 0 5 7 8 8 16 17 8 से लगा 1 और 1 2। तो आपका कुल जुर्माना कितना आया S 30 आया 2750 रुपये, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे
कि यदि कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, यदि ठेकेदार कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे 27,750 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यही था कि कोई क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर वो लेट हो जाता है तो पहले दिन उस पर 200 रुपये का जुर्माना पड़ा हो, माना वो प्रतिदिन लेट होता जाता और दिन, तो 50-50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो पहले दिन लेट करा उन्होंने तो 200 हुआ, दूसरे दिन भी लेट कर दी तो उसमें 50 की और वृद्धि कर दी, तो जुर्माना 250 हो गया। ऐसे तीसरे दिन 300 हो गया। ऐसे 3 तक के कुल जुर्माने को हमें बताना था, यानी कि S30 बताना था। तो वो कितना आया, 27,750। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई स्कूल है जिसमें क्या है, कंपटीशन रखा गया है, जिसमें क्या है, टोटल 7 प्राइज है। यानी कि उस कंपटीशन में सिर्फ 7 प्राइज मिले हैं, ठीक है, रखे गए हैं। तो उन 7 प्राइज का कुल अमाउंट कितना रखा गया, 700 रुपये। तो देखो, प्रत्येक जो पुरस्कार है अपने पहले प्राइज से क्या है, आप जैसे पहला प्राइज माना 100 रुपये है, तो दूसरा पुरस्कार जो होगा उससे 20 रुपये कम का होगा, तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा, 80 का होगा। यानी कि उन्हें नकद पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या है, पुरस्कार पता ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, पहले पुरस्कार का मूल्य मान लेंगे, है ना। माना मैं स्कूल के विद्यार्थी के पहले पुरस्कार का मूल्य, माना स्कूल के विद्यार्थी के पहले पुरस्कार का मूल्य हमने कितना मान लिया, हमने माना कितना, x, ठीक है। तो पहले पुरस्कार का मूल्य कितना है, x। तो देखो जो प्रत्येक पुरस्कार है पहले पुरस्कार से क्या 20 रुपये कम है, तो क्या करेंगे हम, तो दूसरे पुरस्कार, अब हम लिख देंगे दूसरे पुरस्कार, ठीक है, इस तरीके से। माना दूसरे पुरस्कार का मूल्य कितना हो गया आपका, x-20, ठीक है। ऐसे हो गया तीसरे, ठीक है। तो आप देखो वो कितना हो गया, x-20, इसमें से हम क्या कर देंगे, 20 और माइनस कर देंगे, यानी कि कितना हो गया, x- सीधे सीधे 40, ठीक है। तो देखो, ये पहला पद हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है। अब हम ऐसे लिखेंगे चौथे पुरस्कार का मूल्य आप जानते हैं, इस तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चौथे पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा, A4 इजिकल टू, तीसरे पुरस्कार में से और हम 20 कम कर देंगे, तो x-40 है तीसरा पुरस्कार, उसमें हमने 20 और कम कर दिया, तो A4 बराबर हो गया आपका कितना, x-60। यहाँ पे आप रुपए लिख लीजिए, रुपए में है रुपए, और आपका क्या है, रुपए रुपए, ठीक है। ऐसे चौथा हो गया, ऐसे पांचवा हो गया, पांचवा पुरस्कार का मूल्य कितना हो गया, A5। चौथे पुरस्कार में से हम एक माइनस कर देंगे, -60 -20, यानी कि कितना हो गया, x-80, ठीक है। तो A5 यानी कि कितने रुपए हो गया, x-80 रुपये हो गया, ठीक है। पांचवा, ऐसे करके क्या है, हम करते रहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमें क्या है, 7 पुरस्कार देने, तो छठा हो गया ये, छठा छठा पुरस्कार यानी कि A6 यानी 5वें पुरस्कार में से हमने 20 रुपये और कम कर दिए, 80 माइनस 20 रुपये और कम कर दिए, तो छठा कितना हो गया, A6 हो गया x- कितना, 100 रुपये का, ठीक है। ऐसे हो गया आपका 7वां पुरस्कार, A7 बराबर हो गया आपका x-100, इसमें से मैंने 20 और कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, x-120 रुपये, ठीक है।
इतनी बात आप समझ गए। A7 यानी 7 नंबर का पुरस्कार। तो देखो अब बात आती है क्या, उसने उन्होंने कुल अमाउंट कितना रखा है, कुल राशि रखी है कितनी उन्होंने, 700 रुपये, यानी स्कूल वालों ने कुल राशि रखी है 700 रुपये। तो देखो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार चलेंगे हम। तो देखो हम सभी प्राइज को क्या जोड़ देंगे। तो पहला पहला पुरस्कार को जोड़ दिया, प्लस दूसरे पुरस्कार को जोड़ दिया हमने, ठीक है, प्लस तीसरे पुरस्कार को जोड़ दिया हमने x-40, प्लस चौथे पुरस्कार को जोड़ दिया हमने x-60, प्लस हमने क्या करा x-80। ऐसे ही हमने सारे पुरस्कारों को क्या जोड़ दिया, प्लस x-100। देखो आप यह लाइन को क्या माइंड मत कीजिएगा क्योंकि बहुत छोटा है, वरना आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है। x माइनस कितना 120, हमने सभी पुरस्कारों को जोड़ दिया तो कुल अमाउंट रखा कितना 700 रुपये। इतनी बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम इनके ब्रैकेट खोल लेंगे, x प्लस x-20 प्लस x-40, ठीक है, प्लस x-60 प्लस x-80 और प्लस x-100 प्लस x-120 बराबर आपका 700, ठीक है। 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, तो कुल हो गए 7x, ठीक है। आपका क्या हुआ 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 कितना हो गया आपका 200, 200 और 100 300, 300 और 120 420, माइनस 420 बराबर आपका कितना है 700। यहाँ देखो आप, तो हमें क्या है 7x, x की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो गई 700 प्लस 400। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ये माइनस का 400 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 700 और 400 1120, 1120 हो गई। तो x बराबर आ गई आपकी 1120/7, ठीक है। तो कितने से कटेगा ये, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 हो गया, तो बचा कितना आपका 4, 7 तो 7 ही कम 7, 7 तो बचा कितना 4, 7×42, यानी आपका x बराबर आया कितना कितना 160 रुपये। यानी कि आपका पहले पर हमारा कितना आया 160, तो x क्या था हमारा पहला पुरस्कार, तो मैं देखो यहीं पे लिख देता हूँ, x क्या था हमारा पहला पुरस्कार, तो वो कितना आया 160 रुपये का। यानी पहले वाले पुरस्कार, पहले वाले व्यक्ति को जो पहला पुरस्कार मिलेगा वो होगा 160 रुपये, तो दूसरे का कितना होगा 160 माइनस 20, यानी कि उसको कितने का पुरस्कार मिलेगा, कितने का मिलेगा आपका 140 रुपये का। ऐसे ही आप घटाते जाओ, तीसरे वाले व्यक्ति को मिलेगा 120 रुपये का, ठीक है, चौथे वाले व्यक्ति को मिलेगा 100 रुपये का, पांचवें वाले व्यक्ति को मिलेगा 80 रुपये का, छठे वाले व्यक्ति को मिलेगा 60 रुपये का, सातवें वाले व्यक्ति को आपको कितना मिलेगा आपका 40 रुपये का, और आपका लास्ट आठवें वाले व्यक्ति को मिलेगा 20 रुपये का पुरस्कार, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे, क्या कहते हैं, पहला पुरस्कार का मूल्य 160 रुपये, दूसरे पुरस्कार का मूल्य 140, इस तरीके से लिख देंगे आप 8 के 8 पुरस्कार का मूल्य। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मीन सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको इस बताऊं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। एक स्कूल है जिसमें क्या है 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो क्या है ना हर क्लासेस के 3 सेक्शन है। एक कक्षा 1 के भी 3 सेक्शन है, कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन है, कक्षा 12 तक क्या है 3-3 सेक्शन है हर क्लास के। तो इसने क्या बोला ना कि जो जितनी कक्षा है, मतलब जैसे कक्षा 1 है तो वो कक्षा 1 1 पेड़ लगाएगी, कक्षा 2 है तो कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर क्या है पेड़ लगाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अब हमसे क्या कहा है मैं लिखता हूँ कक्षा, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। मैं लिखता हूँ प्रत्येक
इसमें लिखा है ना आपका, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की, प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाती है और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अनुभाग मीन सेक्शन। तो अब हम देखो, अब हम लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, हम उसे मान लेते A1। तो देखो कक्षा 1, तो जो भी कक्षा है वो अपनी उसके अपनी कक्षा के अनुसार ही जितनी जितनी जितने नंबर वाली कक्षा है उतने नंबर ही के क्या है पेड़ लगाएगी। प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगी। तो कक्षा 1 क्या है, एक ही पेड़ लगाएगी। तो कक्षा 1 के कितने 3 सेक्शन है, मतलब हर कक्षा के 3 सेक्शन है। तो कक्षा 1 एक पेड़ लगाएगी और कक्षा 1 के 3 सेक्शन है, तो कुल पेड़ कितने हो गए आपका 3। ऐसी क्या है कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़, तो कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे 2। और कक्षा 2 के प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, तो इसके पेड़ कितने हो जाएंगे आपका 6। इसी तरीके से चलता जाएगा कक्षा 3, ठीक है। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ A3 बराबर आ जाएगा कक्षा 3 के अपनी कक्षा के अनुसार जितनी 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 कक्षा होगी उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो कक्षा 3 है और उसके सेक्शन भी 3 है, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे वो 9। ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब आ जाएगा कुछ टाइम बाद चलता रहेगा, तो अब आएगा कक्षा 7 द्वारा लगाए गए पेड़, यानी A7 इज इक्वल टू, तो कक्षा 7 वो सॉरी कक्षा 12 तक चल रहा है ना, कक्षा 12 तक लगाए गए पेड़ कुल पेड़ A12 बराबर हो जाएगा कितना 12, और प्रत्येक के 3 सेक्शन है तो 12 या 36। तो इस तरीके से क्या बन रही है AP बन रही है। अब हम लिखेंगे स्थिति के अनुसार बनी AP, स्थिति के अनुसार बनी AP। AP कैसी बनी 3,6,9 डॉट 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 36 तक, ठीक है, ये AP बन गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जैसे कक्षा 1 ने 3 पेड़ लगाए, कक्षा 2 ने 6 पेड़ लगाए, कक्षा 3 ने 9 पेड़ लगाए, ऐसी 12 कक्षा 12 तक पेड़ चलते गए, तो सभी कक्षाओं ने कुल कितने पेड़ लगाए, यानी कि हमें S12 ज्ञात करना है, यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है। इस तरीके से AP बन गई ना 1 2 3, यानी कक्षा 12 तक 12 ने कितने 36 पेड़ लगाए, तो एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 36 तक 12 तक कितने पेड़ लगाए गए हैं, ये हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें प्रथम पद A बराबर कितना है आपका 3, D बराबर है आपका कितना 6 माइनस 3 यानी कि 3, तथा आपका क्या है आपका N बराबर है 36। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। आपके अब हम क्या लिखेंगे, योग का सूत्र लगा देंगे, योग SN बराबर N/2, ब्रैकेट में हम लगाते हैं A प्लस AN। हमें अंतिम पद क्या है पता है, हाँ अंतिम पद भी पता है। तो देखो अंतिम पद भी पता हम दोनों से निकाल लेंगे। S12 बराबर आ जाएगा आपका 12, 12/2, और A कितना है आपका 3, प्लस अंतिम पद कितना है आपका AN यानी 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 6 6 और आपका गुणा 39, ठीक है। तो बराबर आपका कितना आ गया 6 × 39 9 9×5 = 45, 9×6 = 54 का 4 हासिल लगा 5, 6×3 = 18, 18 और 5 हो गया आपका कितना 23। तो यानी कि आपका टोटल का सारी कक्षाओं द्वारा मिलाए हुए कुल लगाए गए पेड़ कितने होंगे 334 होंगे। अब हम लिखेंगे सभी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ 334 है, 34 है ना 234 है, पेड़ 234 है। तो देखो हमने इस तरीके से ज्ञात कर दिया है। तो देखो अब हमने क्या है इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगाया, हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कितने फॉर्म में वो पेड़ लगाए ये जोड़ना था। तो हमने क्या प्रथम पद 3 था और अंतिम पद हमें पता था 36 है ना। तो कक्षा 12 का अंतिम पद कितना था 36 था, यानी एन हमारा 36 था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया।
इससे हमारा क्या है 2, 3, 4 क्या है, सभी कक्षाओं ने कितने 234 पेड़ लगाए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते कि अपने 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखो हम क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन 19 को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन 17 से रिलेट करता है और 18वें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो हम उसे क्या सबसे लास्ट में करेंगे, जिससे क्या आपको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हम चलते अपने 19 क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 200 लट्ठों यानी ब्रैकेट में लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 29 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहीं पर किसी पर्सन के पास क्या है 200 या कहीं पर क्या है 200 लट्ठे हैं। लट्ठे मीन्स लकड़ी के क्या है आपका गिल्टे। आपने देखा होगा ना, लकड़ी जब पेड़ को काट देते तो उसमें लट्ठे निकलते हैं। तो टोटल कितने 200 लट्ठे हैं। उसे क्या है इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है 200 लट्ठों को। तो नीचे वाली सबसे नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने क्या करा, इस तरीके से एडजस्ट करा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने रखे 20 लट्ठे और उससे ऊपर वाली पंक्ति में एक कम लट्ठा यानी 19 लट्ठे रखे। उससे ऊपर वाली पंक्ति में उन्होंने क्या करा है 18 लट्ठे रखे हैं। तो इस तरीके से क्या है वो एक के ऊपर एक लट्ठों को रख रख के क्या है 200 लट्ठों को रखना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा उसमें सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी कि आपसे ये कह रहा है लट्ठे टोटल 200 है। हमने पहली पंक्ति में 20 रखे, दूसरी पंक्ति में 19 रखे, तीसरी में 18 रखे, चौथी में 17 रखे, पांचवी में 16 रखे, ऐसे कर करके हमने क्या 200 लट्ठे रखे हैं। तो ये जो हमने 200 लट्ठे रखे हैं ये कितनी रो में आ गए हैं, यानी कि ये जो आपका जैसे पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी, ऐसे कितनी पंक्ति में क्या 200 लट्ठे आ गए हैं और लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये क्या है हमें ज्ञात करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कॉन्सेप्ट से समझो। मैं आपको भी समझाता हूँ ये कैसे एपी के फॉर्म में जाएगा। हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या है, पहली पंक्ति में लट्ठे, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या आपकी कितनी है, आपका 20 है। ठीक है, ऐसी हो गया। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या आपकी कितनी है, 18 है। तीसरी पंक्ति में आपकी लट्ठों की संख्या कितनी है, आपकी तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या है आपकी कितनी, तो सॉरी दूसरी में कितनी है 18, 19 है, तीसरी में 18 है। ऐसी चौथी पंक्ति में भी क्या है, ऐसी क्या है एक एक लट्ठा क्या है हम हर पंक्ति में क्या है कम करते जा रहे हैं, उसमें हो गई कितनी 17। तो देखो आप क्या देख रहे हो, हमें टोटल लट्ठे रखने हैं 20 और पहली पंक्ति में हमने 20 रखे, वो टोटल लट्ठे रखने में 200, पहली पंक्ति में रखे हमने 20, दूसरी में रखे 19, तीसरी में रखे 18। तो देखो आप क्या देख रहे हो, ये एक के बाद एक पद क्या घटता जा रहा है, तो ये क्या एपी की फॉर्म में बन रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्थिति से बनी एपी, स्थिति से बनी एपी, स्थिति से क्या एपी बन रही है। तो वो एपी किस रूप की हो रही है, आपने क्या देखा, इस रूप की हो रही है। क्या पहले पंक्ति में 20 रखे, फिर हो गई 19, एक पद कम हो गया, फिर 18, ऐसी क्या लट्ठों की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये क्या कहते हैं 200 लट्ठे रखने में, यानी कि टोटल लट्ठों का योग, टोटल लट्ठे हमारे पास कितने हैं 200 है, यानी कि हमें हमें एसएन बराबर कितना है पता है 200। एसएन बराबर 200 क्यों है, क्योंकि लट्ठे टोटल लट्ठे कितने हैं 200, यानी कि सारे लट्ठों का योग योग कितना है 200 है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितनी लाइनों में ये लट्ठे 200 लट्ठे रखे जाएंगे, यानी हमें एन बताना है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में। तो जैसे देखो हमने ऐसे लट्ठे रखे तो माना यहाँ पे पंक्ति आपकी समाप्त हो गई, लास्ट पंक्ति एक बात कह रहा हूँ, तो इस पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, यानी कि यहाँ से लट्ठों की पंक्ति स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, तो यहाँ पे एपी स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्या है एपी खत्म हो गई। तो वो कौन सा पद था आपका, एन वाला पद था। ठीक है, एस एन बराबर दिया है आपको कितना, ये 200 दिया है, और यानी कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो जो लास्ट वाली पंक्ति होगी वो क्या है, एन होगी। एन मीन्स होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम पद यानी अंतिम पंक्ति, यानी कि लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है एन कि ये लट्ठों की पंक्तियां कितनी है, और फिर ये निकालना है कि लास्ट वाली पंक्ति यानी एन में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, यानी हमें कुल मिला के एन और एन निकालना है इस वाले उससे। ठीक है,
तो आपको पता है जब इसने लट्ठों का योग बताया है तो योग किस वाले सूत्र से बताया होगा, योगफल क्या होता है आपके पास, योगफल एस एन बराबर होता है आपका एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ठीक है, आप ये सब चीजें जानते ही हैं। तो एन क्या है, हम वो सॉरी ए क्या है हमारा, इसमें ए है 20, डी क्या है आपका बी 19 माइनस सॉरी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को 19 माइनस 20 यानी कि है माइनस का 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एस एन क्या है आपका, एस एन दिया है आपको कितना, सीधे सीधे 200 यानी कि लट्ठों का योग, और एन हमें निकालना है कि ये लट्ठे कितने हैं, कितने पंक्तियों में रखे हुए हैं। तो एन निकालना है 2 इंटू ए की जगह आपका कितना है, आपका 20 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट कितना आपका -1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये भाग का तो इसके गुणा में चला जाएगा, 400 बराबर हो गया आपका कितना, एन ब्रैकेट में हो गया आपका 20 2 इंटू 40 और प्लस इस -1 की यहाँ गुणा हुई तो प्लस माइनस माइनस का एन हो गया, ये माइनस का एन, ये माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब 400 बराबर हो गया आपका कितना, इस एन के अंदर गुणा हो गई 440 एन माइनस का एन स्क्वायर और प्लस का एन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसे क्या सॉल्व कर लेंगे, हम 400 को भी इधर इधर बुला लेते हैं। तो देखो, या एक काम करते हैं, एन एन स्क्वायर को हम इधर बुला लेते हैं, ये माइनस का एन स्क्वायर इधर आके प्लस का एन स्क्वायर। ठीक है, 40 एन और 1 एन हो गया आपका कितना, 41 एन, 41 एन प्लस का इधर आके माइनस का 41 एन। ठीक है, और ये 400 है ही यहाँ पे प्लस का, प्लस 400 बराबर हो गया आपका कितना, 0। तो एन क्या है हमारी, एन क्या है आपका पंक्तियां, यानी हम लिख लेते हैं माना पंक्तियां, माना लट्ठों की लट्ठों की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या संख्या बराबर कितनी है, एन, यानी कि कितनी पंक्तियां रखी हैं। तो एन क्या है हमारी, लट्ठों की पंक्तियों की संख्या। देखो यहाँ पर बोर्ड में क्या जगह नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा सा क्या माइंड मत कीजिएगा, अब मेरे को बहुत ही छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो अब हमें ये क्या द्विघात समीकरण के फॉर्म में बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे क्या है माइनस का 41 आ जाए और गुणा करके 400 आए, तो उसके फैक्टर होते हैं आपका कितना, 16 और माइनस का कितना 25 एन और प्लस 400। तो देखो 16 और क्या कहते हैं आपका, आपका माइनस आपको इस तरीके से तोड़ना है कि 40 गुणा करके 40 आए, जोड़ के हो गया घटा के 41 आए, तो उसके फैक्टर होंगे 16 और 25। आप इसके 400 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने एन कॉमन ले लिया, अंदर बचा एन माइनस 16, इधर से हमने -25 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा एन माइनस 16 बराबर 0 हो गया। एन माइनस 16 कॉमन आ गया और अंदर बचा एन माइनस 25। ठीक है, बराबर हो गया आपका कितना, 0। ठीक है, तो एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 16। एन माइनस 25 बराबर आ गया आपका कितना, 0, तो एन बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 25। तो देखो पंक्तियों की संख्या एन क्या थी, कि ऐसे ऐसे करके लट्ठों की कितनी पंक्तियां लगी हुई हैं, तो पंक्तियों की संख्या आई 16 और 25। तो देखो अब हमारे पास 200 लट्ठे हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने 16 भी हो सकती है, पंक्तियों की संख्या 25 भी हो सकती है, तो इसमें से कोई एक होगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक कौन सी सही है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका अंतिम पद निकाल लेंगे। अंतिम पद यानी कि हम निकालेंगे लास्ट वाली पंक्ति में कितनी संख्या रखी हुई है, जैसे लट्ठे रखे हैं लास्ट वाली रो में जितने लट्ठे रखे होंगे उसे क्या बोलेंगे, लास्ट वाली रो को बोलेंगे हम एन। एन यानी अंतिम पद, तो ये क्या है, पहली पंक्ति है और ये क्या अंतिम पंक्ति है, तो अंतिम पंक्ति यानी अंतिम पद। तो अब हम क्या निकालेंगे, अंतिम पद। ठीक है, तो हम निकालते हैं एन बराबर क्या होता है आपका, एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी से आप देखो माइंड मत कीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो अंतिम पद हमें निकालना है, एन निकालना है। ए क्या है आपका, ए क्या है आपका, ए है आपका कितना, 20। 20 प्लस यदि हम ले रहे हैं, यदि एन बराबर 16 ले ले रहे हैं, यदि एन बराबर 16 पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितने का है, -1 का। तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका कितना, 20 प्लस 16 में से गया 15, 15 और -15 की एक में गुणा होगी तो -15 हो जाएगा, तो बराबर आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, यानी कि एन यानी कि अंतिम पंक्ति, यानी कि अंतिम पंक्ति
तो अंतिम पंक्ति में क्या है, आपके 5 लट्ठे रखे हुए, यानी कि इस ये जो लट्ठों की जो पंक्तियां हैं ये 16 हैं, और अंतिम पंक्ति में एन कितना है आपका 5। एन मीन अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए थे, है ना, एन बराबर आया 5। तो हम क्लियर क्या लिख देंगे, हमारे पास पंक्तियों की संख्या आई कितनी, 16। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आई कितनी हमारे पास, 16। और आपका अंतिम पंक्ति में लट्ठे, कॉमा अंतिम आप लिख देगा, अंतिम पंक्ति में लट्ठे, अंतिम पंक्ति में लट्ठे बराबर हो गए आपके कितने, 5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो ये इसका राइट आंसर है। लेकिन हमारा n बराबर 25 भी आया था। n मीन्स क्या था हमारा, हमने माना था कि ऐसे ऐसे करके लट्ठों की क्या n पंक्तियां रखी हुई हैं, तो वो क्या है, टोटल 200 लट्ठे हो जाते हैं। तो अगर हमारा क्या कहते हैं, n बराबर हम अगर कितना ले लें, 25 ले लें, यानी कि हमने माना, हमने निकाला था तो n बराबर 25 भी आया, यानी कि लट्ठों की क्या है, 25 पंक्तियां रखी हुई हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, इससे निकालेंगे तो देखो माइनस में आएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है, तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं भी क्या है तो पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स में, जो कि आपको क्या है फ्री नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ तक के फ्री नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो यदि ये मैं दूसरे पेन से करता हूँ, यदि n बराबर 25 पर, n बराबर 25 पर चलते हैं हम, तो an क्या करते हैं, an निकालते हैं। an बराबर आपका कितना होगा, 20 प्लस, चलो मैं पहले सूत्र लिख दूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो an निकालना है हमें। अगर माना हमने इसमें क्या है आपका 25 पंक्तियां हैं, तो a है 20 प्लस n आपका 25 माइनस 1 इंटू डी है -1। ठीक है, तो एन बराबर आ गया आपका कितना, 20, और आपका 25 में से एक गया कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 प्लस 24 इंटू माइनस का 1, तो एन बराबर आ गया आपका कितना, 20 माइनस 24, यानी कि माइनस का 4। तो देखो माइनस का 4 क्या हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ ऐसा होगा कि क्या कहते हैं, इस जो लट्ठों की जो पंक्तियां हैं, इसमें लास्ट वाली जो पंक्ति यानी अंतिम वाली जो पंक्ति है उसमें -4 लट्ठे रखे, यानी लट्ठे क्या माइनस में है, तो लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये क्या है अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यदि n बराबर 25 लेने पर लट्ठों की संख्या -4 प्राप्त हो रही है, तो ये क्या है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो बहुत अच्छा और बहुत बेसिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या 20वें नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि इस एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आलू दौड़ होती है ना, आपने सुना होगा आलू वाली रेस होती है, जो हम क्या करते हैं, बहुत सारी लाइन में आलू रखे होते हैं, आलू को उठा उठा के क्या हम बाल्टी में फेंकते हैं, उसे बोलते हैं आलू दौड़। तो किसी जगह पर आलू दौड़ चल रही है, उसकी बात चल रही है। क्या एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, प्रारंभिक स्थान पे जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। मैं आपको बताऊं, कहीं पे आलू प्रतियोगिता है और बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, बाल्टी की सीध में क्या है, 5 मीटर दूर एक आलू रखा है, उससे 3-3 मीटर दूर क्या है, ऐसे करके 10 आलू रखे हुए हैं। यानी टोटल क्या है, 10 आलू रखे हैं और पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूर रखा है। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत मतलब ये बहुत सारे लोग हैं जो क्या है ऐसे करके जाते हैं और क्या कहते हैं, आलू को उठाते तुरंत बाल्टी में डाल देते हैं, आलू को उठाते तुरंत बाल्टी में डाल देते हैं, है ना। तो ये क्या है, कंपटीशन चल रहा है एक। ठीक है, तो ये क्या है, कंपटीशन चल रहा है। तो देखो हमें ये बताना है कि टोटल, तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। अच्छा, और ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलूओं को बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी।
यानी कि मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में ये है, ये बाल्टी रखी है और इससे 5 मीटर दूरी पर पहला आलू है, उससे 3 मीटर दूरी पर दूसरा आलू है, उससे 3 मीटर दूरी पर चौथा आलू है, ऐसे करके आलू रखे हुए हैं। तो देखो जब ये रेस स्टार्ट हुई, कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो क्या है, एक पर्सन गया यहाँ से गया, उनने पहला आलू को लिया, यहाँ से गया, यहाँ से चला, वो बाल्टी के पास खड़ा हुआ है, बाल्टी से यहाँ गया 5 मीटर दूर, उसने आलू उठाया और वापस बाल्टी में डाल दिया। तो देखो पहले वो यहाँ गया 5 मीटर दूर और फिर वापस आया है ना, तो देखो 5 और 5, उसने पहले आलू को डालने के लिए कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पहले आलू को बाल्टी में डालने, पहले आलू पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखो आलू यहाँ पे बाल्टी के पास, जैसे ही मैं बताऊं, ये मैं हूँ और ये बाल्टी रखी हुई है, तो मुझसे 5 मीटर दूर क्या है, आपका आलू रखा हुआ है और बाल्टी है। तो मैं ऐसे करके भागा, 5 मीटर दौड़ा, 5 मीटर दौड़ के मैंने आलू उठाया, फिर मैं 5 मीटर वापस आके मैंने क्या है, इस बाल्टी में आलू डाल दिया। तो वो दूरी कितनी हो गई टोटल, तो अब मैं देखो 5 गया और 5 ही वापस आ गया, तो टोटल वो दूरी कितनी हो गई आपकी, हो गई कितनी, 10। ठीक है, तो मैं जैसे देखो पहले यहाँ से बाल्टी से भागा उधर की ओर, तो 5 मीटर गया, फिर मैं आलू उठाया मैंने, वापस आ गया, मैंने बाल्टी में डाला तो 5 मीटर और आया है ना। तो अब हमें क्या है, दूसरा आलू क्या है, उससे 5 मीटर और है। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी, वो कितनी होगी, देखो पहला आलू रखा था 5 मीटर, तो देखो दूसरे आलू को, वो फिर यहाँ पे आ गया, उनने पहला आलू डाल दिया, तो वो दूसरा आलू उठाने के लिए फिर गया कितना, 5 और 3 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर गया, तो उसने आलू उठाया फिर वापस आया 8 मीटर। तो जब उसने आलू उठाया तो वापस डालने भी तो आएगा ना बाल्टी में, तो दूसरे आलू की दूरी कितनी हो गई, दूसरे आलू को उठाने में दूरी हो गई 8 और 8 कितनी, 16। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसी हो गया तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी। तो देखो पहला, वो यहाँ पे आ गया, उन्होंने दूसरा आलू डाल दिया बाल्टी में, अब उसे तीसरा आलू उठाने जाना है कितना, इतनी दूर। तो देखो पहली थी 8, 8 और 3 किलोमीटर और चलेगा, तो 3 मीटर दूर और है ना, तो 8 और 3 हो गया 11, तो वो 11 मीटर गया, 11 मीटर दूर गया, उसने आलू उठाया और वापस लेके आ गया बाल्टी के पास, तो 11 गया वो और 11 ही लेके आ गया, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, 22। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या एक एपी की फॉर्म में बन रही है। अब हम क्या लिखेंगे, स्थिति के अनुसार बनी एपी, स्थिति के अनुसार बनी एपी। तो देखो एक बात देखो, ये आलू क्या है, ऐसे 10, इसने बोला ना इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, ऐसे 10 आलू रखे हैं, वो हर बार जाता रहेगा आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा। तो देखो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस पूरी की, यानी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ी है। यानी जब तक सभी आलू को उसने बाल्टी में ना रख दिया, यानी बाल्टी की सीट में 10 आलू रखे हैं, उसने 10 के 10 आलूओं को बाल्टी में उठा के रखा, तो पहले आलू को उठाने में 10 मीटर की दूरी तय की, दूसरे को उठाने में 16 मीटर की, तीसरे को 22 मीटर की, ऐसी क्या है, हर बार 6-6 मीटर की दूरी बढ़ती जा रही है। तो सभी दूरियों को जोड़ के टोटल कुल दूरी कितनी थी ये हमें बताना है। तो वो देखो एपी किस फॉर्म की बनी हमारी, एपी बराबर कैसे बनी, एपी बनी आपकी कितनी, 5 और 5 10, 10 प्लस, एक काम करो, एपी क्या बनी आपकी, 10 कॉमा आपका कितना, 16 कॉमा 22, इस तरीके से बनती गई एपी, है ना। तो देखो हमें क्या 10 के 10 आलू को उठाना है, तो पहले आलू को उठाने की दूरी कितनी थी, 10, दूसरे आलू को भी जोड़ देंगे हमने, कितनी दूरी तय की, 16, फिर ऐसे तीसरे आलू की दूरी को जोड़ देंगे, ऐसे हम क्या हर आलू की दूरी को क्या जोड़ते रहेंगे, वो भी कब तक, आपका 10 पदों तक। आपसे कहा है ना 10 पदों तक, है ना, आपसे कहा है ना उस लाइन में कितने आलू रखे, 10 आलू रखे, तो हम क्या 10 पदों तक जोड़ देंगे। यानी कि हमें क्या है, कुल मिला के एस10 ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास ए भी है डी भी है, यानी कि कुल दूरी ज्ञात करनी है, आलू को हर बार में कितनी, आलू को उठाने में कुल दूरी कितनी तय की गई है। तो हमारे पास ए क्या है, ए है आपका कितना 10, और डी क्या है आपका 16 माइनस 10, यानी कि कितना है आपका 6। ठीक है, ए भी है डी भी है, और एन क्या है, एन है आपका कितना 10, यानी कि हमें 10 पदों तक क्या जोड़ना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र लगा देंगे अपना, वही सूत्र, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी वाले सूत्र से। इससे चलते हैं अब हम, ठीक है। तो हमें क्या है, 10 पदों तक वो कितने आलू को उठा के लाया है उसको जोड़ देना है। एच टेन बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एक की जगह आ गया आपका कितना 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितने का है आपका 6 का है, ठीक है। ये हो गया, तो आपका कितना हो गया 5 5 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 दूनी 20 और प्लस 10 में से एक गया 9, 9 पंजे बता ले 9 छिंगा 54 54, ठीक है। तो आपका एच टेन आ गया ये। तो एच टेन बराबर हो गया आपका कितना 5 और 54 64 और गुणा 74 74 है ना। तो अब हम इसकी गुणा कर देंगे तो कितनी दूरी तय हो गई, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगा दो, 7 पंजे 35 और 2 37। तो उसने कितनी दूरी तय कर ली अभी तक 370 मीटर। यानी कि उस बंदे ने क्या है सभी आलुओं को उठाने में कितनी दूरी तय की 370 मीटर। तो देखो ये बहुत बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये दिखने का लंबा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। इस क्वेश्चन में बेसिकली यह है एक बाल्टी रखी है जिससे एक पर्सन क्या है वहां पे कंपटीशन चल रहा है आलू उठाने का। तो बाल्टी से 5 मीटर दूर एक आलू रखा है, तो वो गया जब उनने 5 मीटर दूर चल के गए उनने आलू उठाया, फिर वो वापस आ गया 5 मीटर बाल्टी की और उसने आलू डाल लिया, तो कुल दूरी हो गई 10। ऐसे फिर दूसरा जो आलू है वो क्या है पहले आलू से 3 मीटर दूर था, तो पहला दूसरे आलू को उठाने गया वो कितना 8 मीटर, और फिर 8 मीटर लेके भी तो आएगा आलू को बाल्टी में डालने के लिए, 8 मीटर गया और 8 मीटर आ गया, तो दूरी कितनी हो गई 16। फिर तीसरे में हो गई कितनी 11 और 11 22। ऐसे करके दूरी चलती जाएगी। तो उसने सभी आलूओं को उठाने के लिए कितनी दूरी तय की वो हमें बताना था, यानी कि एच टेन बताना था। तो हमने कितनी निकाली 370 निकाली है। तो आपके लिखेंगे प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय, सभी आलुओं को उठाने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। या मैं लिख देता हूँ प्रतियोगी को सभी आलू उठाने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन भी होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर जो क्या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्या 18वें क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। पहले आप ये समझिए वृत्त और अर्धवृत्त क्या होता है। तो देखो ये होता है आपका वृत्त, वृत्त होता है ये, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है r। तो ये होता है आपका क्या वृत्त, ठीक है। अगर हम इसे क्या है आधा काट देते हैं इतना रहने देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका फिर ये अर्धवृत्त, ठीक है। त्रिज्या तो देखो सेम रहती है लेकिन अब हमने इसका क्या आधा काट दिया इसे तो ये रह गया अर्धवृत्त। तो ये होता है पूरा होता है वृत्त और आधा जब हम उसे काट देते तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो आपसे क्या कहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यानी कि ऐसे अर्धवृत्तों को जैसे ये 0.5 त्रिज्या है माना इसकी 0.5 त्रिज्या है, फिर हमने क्या है और इतना ले लिया, अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1 हो गई, फिर और बड़ा हमने ले लिया इतनी, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2 हो गई। यानी कि त्रिज्या क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 0.5 पहले अर्धवृत्त की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई इसकी 1 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से ले गए यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई उसकी 2 हो गई। यानी कि त्रिज्या क्या बढ़ती जा रही है। यानी कि छोटे छोटे अर्धवृत्तों को छोटी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त फिर उससे बड़ी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त फिर उससे बड़ी त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों को मिला के क्या है आपका एक सर्पिल यानी भूल भुलैया बनाई गई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना भूल भुलैया ऐसी होती है ऐसे गोल गोल, जैसे यहाँ से घुसे फिर घूमते गए तो सर्पिल बनाया गया है। तो ये इसमें क्या बात चल रही है भूल भुलैया की बात चल रही है, ठीक है। अब आप ये बात समझिए आपसे कह क्या रहा है, आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी कि आपसे क्या कहा गया है। तो देखो आपसे क्या कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, यानी कि ये क्या है किसी उसका केंद्र है, किसी ये क्या है इतना अर्धवृत्त है सिर्फ इतने उसकी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अर्धवृत्त बन रहा है ये, इस अर्धवृत्त को देखो आप, इस वाले अर्धवृत्त को, इस वाले अर्धवृत्त को देखा आपने, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 है। फिर हमने क्या है केंद्र ए ही रहा, फिर हमने क्या है एक और अर्धवृत्त बनाया, फिर दूसरा अर्धवृत्त क्या हो गया ये हो गया, ये हो गया दूसरा अर्धवृत्त,
तो इसकी त्रिज्या यहाँ हमारी कितनी हो गई, त्रिज्या यानी आधी लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई ऐसे। फिर हमने क्या है एक और अर्धवृत्त बना लिया, ऐसे 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 करते हुए। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई आपकी कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। यानी ऐसी अलग अलग त्रिज्याओं वाले अर्धवृत्तों को मिलाकर क्या है इसने एक भूल भुलैया बनाई है। ये आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई को जोड़ जोड़ के आप बताओ कि ये भूल भुलैया की जो लंबाई है ये कितनी है। यानी आपसे क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्त हो, यानी जो अर्धवृत्त है ये 13 है, ठीक है। जैसे ये एक अर्धवृत्त, फिर ये बन गया दूसरा अर्धवृत्त, फिर ये बन गया आपका तीसरा अर्धवृत्त, ठीक है। देखो पहला अर्धवृत्त ये है, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया आपका ये ऊपर। फिर इनकी त्रिज्या क्या बढ़ती जा रही है, ऐसी त्रिज्या बढ़ते बढ़ते क्या 13 त्रिज्या तक आपको क्या लेके जाना है। और इन सभी की क्या है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे पहले वृत्त की लंबाई हो गई 0.5, दूसरे की हो गई 1 सेंटीमीटर, फिर आपकी 0.5 बढ़ी तो कितनी हो गई आपकी 1.5 सेंटीमीटर, फिर आपकी कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ऐसी त्रिज्या क्या बढ़ती जा रही है। तो इन सभी की त्रिज्याओं को जोड़ के हमें क्या 13 तक बताना है कि टोटल इस भूल भुलैया की क्या है, यहाँ से लेके सभी 13 अर्धवृत्तों तक की क्या है दूरी कितनी है, ये हमें क्या है बताना है। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, इसे कैसे करेंगे आप यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। हम जानते हैं ये हम लिख देंगे अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई होगी आपकी पाई आर। तो देखो एक वृत्त होता है उस पूरे की लंबाई होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो वृत्त हमारा क्या आधा है तो इसकी कितनी होगी 2 खाली होगी पाई आर, ठीक है। तो देखो हमारे 0.5 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की बात चल रही है, तो 0.5 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई आपको क्या दी है L1, लंबाई L1 आपकी कितनी होगी पाई इंटू इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या आर क्या होगी आपका 0.5 त्रिज्या वाले छोटे सबसे छोटे वाले की, इसकी क्या है 0.5 गुणा 0.5, तो आपकी कुल की त्रिज्या कितनी आ गई इसकी पाई इंटू 0.5, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे आपका 1.0 अर्धवृत्त की 1.0 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई आपको L2 यानी दूसरे जिसकी त्रिज्या 1 पॉइंट कितनी है 0 यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी पाई इंटू क्या है उसकी त्रिज्या क्या होती है पाई आर होती है लंबाई, और त्रिज्या उसकी कितनी है 1.0 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी खाली पाई हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे हम निकाल लेंगे 1.5 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई L3 बराबर हो जाएगी पाई इंटू 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगी कितना पाई इंटू 1.5 यानी 1.5 पाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप क्या देख रहे हो ऐसे छोटी छोटी त्रिज्याओं को जोड़ के क्या एक बड़ा सर्पिल बनना है, यानी कि एक भूल भुलैया बन जा रही है ना छोटी छोटी। देखो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को जोड़ा, फिर हमने इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को जोड़ दिया इस नीचे वाले, फिर इस ऊपर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या को जोड़ दिया, छोटी छोटी त्रिज्याओं को जोड़ के क्या है एक बड़ी भूल भुलैया बन गई, यानी एक बड़ी सर्पिल बन गई। तो इस सर्पिल की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई, दूसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, तीसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, ऐसी उसने क्या 13 अर्धवृत्त बनाए हैं, तो हम उन्हें क्या जोड़ देंगे, सीधी सीधी बात है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम लिखेंगे स्थिति के अनुसार बने, ऐसे करके थोड़ा, हाँ ये डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा 13 पदों तक। और हम क्या लिखेंगे स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार बनी क्या आपकी एपी, तो आपकी एपी क्या बन रही है आपकी स्थिति के अनुसार, वो क्या बनी आपकी 0.5 पाई कॉमा पाई कॉमा 1.5 पाई कॉमा 2.0 पाई डॉट 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 कहाँ तक चल रही है 13 पदों तक, ठीक है 13 पदों तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आप जान गए हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या है इन सभी त्रिज्याओं को जोड़ के यानी कि इस पूरे सर्पिल की, आपसे क्या पूछा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की कुल लंबाई, यानी एक अर्धवृत्त की लंबाई है, दो की दूसरे की है, तीसरे की है। हम इन तीनों अर्धवृत्तों की 13 के 13 अर्धवृत्तों की क्या है लंबाई को जोड़ देंगे, यानी कि हमें क्या L30 निकालना है ना। तो हमें क्या है प्रथम पद ए बराबर आपका कितना हो गया इसमें 0.5 पाई, सार बनता डी बराबर हो गया पाई माइनस
0.5 पाई, यानी कि कितना हो गया, 1 पाई में से आधा पाई चला गया, 0.5 पाई हो गया। ठीक है, इतने जान गए आप। और आपको n बराबर तथा n बराबर यानी 13 और तो n बराबर कितना दिया, 13। तो अब हम क्या निकालेंगे, योग एस एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से चलेंगे हम। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकाल देंगे, अब हम निकालेंगे क्या, एस 13 यानी 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को हम जोड़ देंगे, है ना। तो 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह कितना है 0.5 पाई और प्लस 13 माइनस 1, डिफरेंट कितना है 0.5 है, 0.5 पाई का ही क्या डिफरेंट है। ठीक है, एस 30 बराबर हो गया आपका 13/2। ठीक है, अब 2 की जब आधे में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। 2 की जब आधे से गुणा करेंगे 1 हो गया, तो 1 इंटू पाई, प्लस 13 में से कितना गया 12 गुणा 0.5 पाई। इतनी बात आप समझ गए। फिर आप देखिए 13/2, ठीक है, पाई, और जब 12 की आधे में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके आगे का यहाँ समझिए। ठीक है, इसके आगे का क्या आप यहाँ समझिए, यहाँ पे इसके आगे का। ठीक है, तो देखो 13/2 यानी कि क्या चल रहा है हमारा, S13 चल रहा है। 13/2, 6 पाई और 1 पाई कितना हो गया आपका, 7 पाई। इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। तो 13/2 गुणा 7, ठीक है, गुणा 7 गुणा पाई की जगह हम रख देंगे 22/7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11। तो आपका S13 बराबर आपका कितना आ गया, 13 गुणा 11, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 13 गुणा 11 हम कर ले रहे हैं, 13, 3 1 3 4 और 1, यानी कि S30 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 143 सेंटीमीटर। अब आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है। 13 अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। आप क्या लिखेंगे, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है वाकई। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने, मिलते हैं अपने। अगर आपको देखो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।